हेलो चैंपियंस। तो ये आ गया आपका लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमने जो वीडियो कर लिए वो 4 लेक्चर कर लिए किसके, पोलिनोमियल के। ये क्लास 10th का कौन सा चैप्टर होने वाला है आपका, केस स्टडी होंगे उसमें पोलिनोमियल। बहुत से बच्चे कह देते हैं कि भाई हम केस स्टडी पेपर में दे देते हैं लेकिन उसमें हमें केस स्टडी बुक में है नहीं, तो हम केस स्टडी में बड़ी परेशान होते हैं। तो मैं हर एक चैप्टर के केस स्टडी करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो केस स्टडी कराई है वो कराया है आपका रियल नंबर के, जिसमें मैंने आई थिंक 3 केस स्टडी लिया अच्छे अच्छे लेवल के। ठीक है, तो अगर किसी ने वो केस स्टडी नहीं देखा तो जाके वो देखिए। और केस स्टडी में सबसे लास्ट में लाता हूँ। इससे पहले मैं पूरे चैप्टर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो आती है एक चैप्टर की, फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आते हैं, फिर अदर बुक से क्वेश्चन, अदर बुक से जो क्वेश्चन है अच्छे अच्छे लेवल के, उन क्वेश्चनों के ऊपर एक वन शॉट आता है पूरा। जैसे कि पोलिनोमियल का भी वन शॉट आया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पूरे पोलिनोमियल को डिफाइन किया है। अगर किसी ने वो पोलिनोमियल बेसिक से जानना है, किसी को पोलिनोमियल अच्छे से क्या, जिसको बिल्कुल भी पोलिनोमियल नहीं आता, पहले जाकर मैं सजेस्ट करूंगा आप मेरी वो इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देखें, तो आपको समझ में आएगा पोलिनोमियल क्या होता है। केस स्टडी क्वेश्चन आप तभी लगा पाओगे जब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस चैप्टर के से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊंगा केस स्टडी को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी आपको अगर बेसिक से जानना है तो आपको इसी में क्या मिल जाएगा, इसी प्ले लिस्ट में पोलिनोमियल में पूरा पोलिनोमियल मिल जाएगा। पहले वो जाकर देखें, लास्ट में इसको देखना। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अपना पोलिनोमियल स्टार्ट। कौन सा, केस स्टडी 2। इससे पहले केस स्टडी 1 आ गया हमारा, कौन सा, रियल नंबर का। आज केस स्टडी हम करेंगे किसका, पोलिनोमियल का। ठीक है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में ही आ रहा था तो मैंने ऐसे ही ले लिया। ठीक है, तो ये देखते हैं अब इसमें पढ़ते पहला क्या है कि द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचर एग्जाम्पल। कुछ पिक्चर दी हुई है जो नेचुरल की एग्जाम्पल है, यानी कि नेचुरली चीजें होती है जो चीजें, उनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे पैराबोलिक शेप विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका जब शेप होता है ना, उसका शेप मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो बनता है उसका जो अगर ग्राफ खींचता है तो ग्राफ इस तरीके से बनता है इसका, जिसको हम पैराबोला बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, क्या बोलते हैं इस शेप को, रिप्रेजेंट इन ए पैराबोलिक। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पैराबोलिक से। और एक इस तरीका से बनता है, इसको हम अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, इसको हम डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। किसमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ द पैराबोला। देखो ये भी पैराबोला का शेप बन रहा है नेचुरली, या ये भी पैराबोला का शेप है, ये भी पैराबोला का शेप बन रहा है, देखो ये भी पैराबोला का शेप है। और ये जो ब्रिज है, इसका ब्रिज का भी एक पैराबोला शेप बन रहा है, देखो ब्रिज का कौन सा बन रहा है, डाउनवर्ड वाला। ठीक है, तो अब इसमें बोला है इन स्ट्रक्चर देयर कर्व। केस स्टडी को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले जो दिया हुआ उसको अच्छे से पढ़े, उसको अच्छे से समझे कि उसमें उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, देन उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ऐसे नहीं डायरेक्ट आप क्वेश्चनों को सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, इन द स्ट्रक्चर देयर कर्व रिप्रेजेंट एन इफिशिएंट मेथड ऑफ लोड एंड कैन बी फाउंड इन ब्रिज एंड इन आर्किटेक्चर इन ए वैरायटी ऑफ द फॉर्म। यानी कि नेचुरली कुछ चीजें बनी हुई है जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म बनता है। कैसी बनती है, एक पैराबोलिक अपवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड पैराबोला इसको बोलते हैं, नीचे की तरफ बनता है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये बनता है। तो ऑन द बेसिस एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें दिया हुआ है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता, जनरल फॉर्म नहीं पता, तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। तो मैंने ये पढ़ाया भी हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है या जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें हमारे पास क्या है, ए बी और सी क्या होते हैं, आर रियल नंबर। ये मैं बता चुका हूँ वैसे तो, रियल नंबर। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, ए नॉट जीरो नंबर होना चाहिए, यानी कि ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर ए को आप 0 कर दोगे तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, ये तो लीनियर बन जाएगी। लीनियर होती है जिसमें क्या होता है, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है, लेकिन इसमें वेरिएबल पावर हाईएस्ट 2 है, तो ये कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ यही 0 नहीं होगा, बाकी इन दोनों को आप 0 कर सकते हो। अब चलिए पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की यही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी आर, ए बी सी क्या है इसमें, मैंने बताया ए बी सी क्या होता है हमारे पास, रियल नंबर। तो रियल नंबर्स है, सही है। आगे पढ़ते हैं अभी, लेकिन इसने एक और कंडीशन भी तो दी थी, ए नॉट इक्वल टू 0, वो तो नहीं लिखा हुआ इसमें। इस वाली कंडीशन में नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ, आधा अधूरा है। रैशनल नंबर, ये क्या होता है, ए बी सी आर रैशनल नंबर, तो नहीं, ए बी सी तो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ए इज ए नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी, क्या लिखा हुआ है, चलो थोड़ा ऊपर करते हैं आपका पूरा। ठीक है, तो क्या इसमें कि ए
इज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, ए इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो का मतलब है ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, हाँ बी और सी कोई भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ए क्या होना चाहिए, ए नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि ए जीरो नहीं हो सकता, यही मैंने अभी बताया था। इफ अल्फा एंड 1 अल्फा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज दिए हुए हैं। अच्छा जीरोज क्या होते हैं, जो इसके रूट्स निकलते हैं, मैंने पहले बताया था कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, कि जैसे हमें किसी इक्वेशन का जीरो, जैसे मैंने एक इक्वेशन दे दी 2x+3, मैंने पूछा इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल से मतलब है, एक मिनट, हाँ ये कोई इक्वेशन है कि px इक्वल टू, ये इक्वेशन दी हुई है, इसने बोला इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल से क्या मतलब है कि यहाँ पर मैं x की कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि ये जो px पोलिनोमियल है जीरो हो जाए, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं यहाँ पे, बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि मैं लेट करके चलता हूँ कि हमारे पास जीरो ऑफ पोलिनोमियल px जो है वो जीरो हो जाएगा, और जब जीरो रखूंगा तो 2x+3 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3/2, तो x की -3/2 के लिए ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। देखो x की जगह मैं क्या रखूंगा, -3/2, अगर x की जगह मैं -3/2 पुट करता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3+3 क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू रखनी होती है कि ये वाला जो पोलिनोमियल है जीरो ऑफ पोलिनोमियल बन जाए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसने बोला है कि अल्फा एंड 1/अल्फा ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये इक्वेशन दी है 2x² - 8x + 8k देन k इज, k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बताइए इसमें अल्फा और 1/अल्फा, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूँ, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है क्या, c/a, और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का b/a। अब c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सा, जिसके साथ वेरिएबल नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा 8k, और a कौन सा हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² 2, ठीक है। अब देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू, तो ये अल्फा है और 1/अल्फा, तो ये तो दिया होगा, ये 8k/2, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 4 जा 8, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 = 4k, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/4, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 है यहाँ पे, हाँ k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, ठीक है। थर्ड क्या है, ग्राफ ऑफ x² + 1 = 0, ये ग्राफ दिया हुआ हमको, ये ग्राफ की इक्वेशन दी हुई है, ग्राफ की इक्वेशन दी हुई है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, x = ± में 1, यही तो आएगा भाई। इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगा x = -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x = -1, और जब इसको स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा +-1। तो क्या बोल रहा है, अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तुम्हें क्या बताए थे अभी, ग्राफ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ। तो उस ग्राफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो x एक्सिस पर जितनी बार कट करता है उतने उसके क्या निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देखो इसके 2 पॉइंट निकले तो +-1, यहाँ पे बोला टच x एक्सिस एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर नहीं, एट ए डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंटों पे कट नहीं कर रहा है, एक पॉइंट ये अलग पॉइंट पर, एक पॉइंट ये, तो क्या कर रहा है x एक्सिस पर दो अलग अलग पॉइंट पर कट करता है, ठीक है। नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट x एक्सिस, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या करता है कि x एक्सिस पर अलग अलग दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करता है, कट करता है, जैसे डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ठीक है। चलिए शायद इसी का एक और क्वेश्चन है, हाँ एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, सॉरी इसी का। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -b, सम ऑफ द रूट कितना दिया हुआ -p, सम ऑफ द रूट क्या होते हैं, सम ऑफ द रूट दिया है -p, क्या होता है वैसे सम ऑफ द रूट्स -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या दिया गिवन है -1/p, यही है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताता है कौन सी होगी, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने बताया हुआ था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, k x², k इज एनी नॉन जीरो नंबर, यानी कि कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है k, ठीक है। x² - सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन थी। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, k x² - सम ऑफ जीरोज क्या है
माइनस का पी, माइनस माइनस प्लस का पी, और प्रोडक्ट ऑफ जो क्या 1/p माइनस का, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। मैच कर लो के एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा ये के एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स, ये यहाँ पर एक्स है ना, प्लस का पी एक्स माइनस का 1/p, कौन सा हो जाएगा सी, कौन सा जाएगा आपका सी, ठीक है। हाँ अपॉन में आ रहा ना 1/p, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका थर्ड, समझ में आया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट, ये आपका हो गया कौन सा एक, ये हो गया आपका एक केस स्टडी। अब करते हैं हम अपना सेकंड केस स्टडी, ठीक है। चलिए करते हैं अपना सेकंड केस स्टडी। क्या सेकंड केस स्टडी में कि रेनबो, अच्छा रेनबो बन रहा है। रेनबो कैसा बनता है भाई, अगर रेनबो भी तो इसी तरीका से एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर में बनता है रेनबो, यस। तो रेनबो इज एन आर्क ऑफ कलर, रेनबो क्या देता है, आर्क ऑफ कलर, कलर्स दैट द विजिबल इन द स्काई, जो आसमान में हमें दिखते हैं, अलग अलग कलर दिखते हैं उसमें रेनबो में, आफ्टर रेन, जब बारिश पड़ती है बारिश के बाद वो दिखते हैं। और व्हेन वाटर ड्रॉपलेट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ द रेनबो आर जनरली रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट, यही कलर होते हैं इसमें, जिसको आपने साइंस में याद करा होगा विबग्योर के नाम से। तो ये रेनबो के ये कलर आते हैं। तो ईच कलर ऑफ द रेनबो मेक्स ए पैराबोला, हर एक कलर क्या बनाता है अपने आप में एक पैराबोला बनाता है। वी नो दैट एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पैराबोला ऑन द ग्राफ पेपर। ये कैसे, एक ग्राफ पेपर पर एक पैराबोला रिप्रेजेंट कर रखा है, देखो ये बन रहा है, ये कौन सा आपका रेनबो, ये क्या आपका रेनबो। तो ये कलर्स आपको सही से नहीं दिख रहे होंगे, ये इस तरीका से कलर्स बने हुए हैं, ये अलग अलग टाइप के कलर बने हुए हैं। तो इसको क्या कर दिया ग्राफ पे इस तरीका से रिप्रेजेंट कर दिया एक कलर को। अब पूछा ऑन द बेसिस एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख के इनके कुछ क्वेश्चंस है वो उनके आंसर देंगे। चलिए द ग्राफ ऑफ ए रेनबो, समझना द ग्राफ ऑफ ए रेनबो, रेनबो का जो ग्राफ बना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द शो इन फिगर, जो आपको फिगर में दिखाया हुआ है। राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द, राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द कर्व, राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द कर्व, आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने उस कर्व के। देखो इसमें बोला है एक आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक ग्राफ बना हुआ है रेनबो की तरफ, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये बना हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स से मतलब क्या है कि ये वाला एक ग्राफ बना हुआ है, यानी कि कोई ना कोई पोलिनोमियल बना हुआ है। कौन सा पोलिनोमियल बना हुआ है, क्वाड्रेटिक का, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नीचे की तरफ बना तो डाउनवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ बना तो अपवर्ड पैराबोला। तो ये कैसा बना हुआ है, डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसने बोला इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे इस कर्व में, तो नंबर ऑफ जीरो जितने एक्स एक्सिस पे कट करेगा, अभी बता क्या था, तो एक्स एक्सिस पे 2 कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 2, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इफ द ग्राफ ऑफ ए रेनबो, एक ग्राफ है रेनबो का, इफ द ग्राफ ऑफ ए रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, अब वो रेनबो का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा, जैसे ये एक्स एक्सिस है वो इस तरीका से बना हुआ है रेनबो, एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा इस बार, बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, लेकिन वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है एट वन पॉइंट पर, देन नाउ मैनी जीरोज विल बी इट है, तो आपके पास कितने जीरोज हो जाएंगे इसके। मैंने बताया जितनी बार, ये तो पता है ना, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश होता है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली होता है एक्स एक्सिस, वर्टिकली जो होती है लाइन वो कौन सी होती है, वाई एक्सिस। तो मैंने बताया जितनी बार हमारे पास एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है वो, और वाई एक्सिस पर एक बार कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरो जाएंगे 0, बिकॉज नॉट ए इंटरसेक्ट इन एक्स एक्सिस, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन क्या थर्ड में कि इफ द रेनबो इज रिप्रेजेंट बाय द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यदि एक रेनबो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इस तरीका से ये दिया हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हुज जीरोज आर 2 एंड -3, जिसके जीरोज 2 और -3 है, जीरो से मतलब है कि इसके रूट्स गिवन है, या जीरो जैसे हमने बताया था कि इसके रूट्स क्या आए थे 2/3, तो इसका भी रूट्स या जीरो क्या दिए हुए 2 और -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो एक बार तो देखो पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी एक्स एक बार रूट्स रखना है कितना, एक बार कितना रूट्स रखना है 2, एक्स की जगह क्या पुट करना है 2, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस
a+1 और प्लस का b, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x की जगह क्या पुट करना है 2। पहला ये क्वाड्रेटिक सम ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है इसका, जीरो r2 एंड -3, तो पहला जीरो 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करूंगा प्लस a+1 इंटू 2, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया 2, देखो यहाँ पे x था, x की जगह 2 तो सब जगह 2 पुट कर दिया, तो 4 प्लस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a प्लस 2 प्लस का b, तो ये आ जाएगा आपका 4 और 2 6, 6 प्लस 2a प्लस b, ये आएगा पोलिनोमियल किसके लिए 2 के लिए, ये किसका आएगा जीरोज ऑफ 2, जो पोलिनोमियल का जीरोज 2 था उसके लिए इक्वेशन आएगी, इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, p-3, यानी कि एक जीरो क्या दिया हुआ है माइनस का 3, p-3 इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या है -3, x की वैल्यू क्या है स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस a+1 और इनटू में x की जगह -3। ठीक है, और अब यहाँ पे प्लस कर दी, इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3 ये हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3a और माइनस का 3 प्लस का b, इसको सॉल्व करा 9 में से 3 का 6 माइनस का 3a प्लस का b, सेकंड इक्वेशन बन गई आपके पास ये। अब इन दोनों को कंपेयर करके, इन दोनों को सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2a प्लस b प्लस 6, अगर मैं यहाँ पर p2 की वैल्यू देखूँ तो वो क्या है, वो है 2a प्लस b 2a, अच्छा ये ऐसे लिख देते, जब ऐसे लिख दिया तो 6 प्लस 2a 6 प्लस 2a प्लस b 2a प्लस b। ठीक है, अभी देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो 2a से 2a 3a आ जाएगा और b भी 2b आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या कर दो, कोई सी भी एक इक्वेशन को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। मैंने इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और अब इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने पर देखो b से तो b कट गया, 3 और 2 5, ये हो जाएगा माइनस का 5a। ठीक है, 3 और 2 5, माइनस माइनस प्लस, और ये 6 से 6 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो माइनस का 5a इक्वल टू क्या है 0, a की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 0। समझ में आई बात नहीं आई, a की वैल्यू क्या आ गई 0। अब b की वैल्यू निकालने के लिए इसमें a की वैल्यू रख दो, अगर मैं a की वैल्यू 0 रख दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 0 प्लस का b, तो इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6, ये दो वैल्यू हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, आया समझ में, a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा ए और वाला क्वेश्चन है इसी का, और क्या दिया हुआ है कि एक पोलिनोमियल है जो इस तरीके से गिवन है, रिप्रेजेंट ए रेनबो, जो रेनबो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ -4 इज ए जीरोज ऑफ इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको इसमें एक जीरोज तो दिया हुआ है -4, तो पोलिनोमियल अगर ये है तो जैसे एक पोलिनोमियल ये है, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ इस वाले को, ये तो समझ में आ गया होगा भाई, समझ में आया ना ये। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ -4 इज द जीरोज ऑफ इट, इसका एक -4 इसका एक क्या है जीरोज है, जीरोज का मतलब क्या है, इसका एक रूट्स है, इसका एक रूट्स है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसमें पुट करके देखो इक्वल टू 0 रखो, तो x की जगह क्या पुट करोगे -4, इक्वेशन है x² - 2x माइनस का 7p प्लस 3। ठीक है, और इफ वन zeros of -4 then satisfy the equation, then satisfy the quadratic polynomial। तो ये quadratic polynomial को सेटिस्फाई करेगा, तो -4 का स्क्वायर 2 और x जगह माइनस का 4 माइनस 7p प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस का 4 2 8, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो 7p माइनस का 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 16 और 8 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 24 और -3 करूंगा 24 में से क्या करूंगा 24 में से -3 करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दो 24 में से 3 माइनस करा तो कितना आ जाएगा 21, माइनस का 7p इक्वल टू 0, तो माइनस का 7p इक्वल टू माइनस का 21, p की वैल्यू हो जाएगी -21 अपॉन में -7, माइनस से माइनस कट जाएगा 7 3 21,
ये पी की वैल्यू आ जाएगी क्या आपके पास 3। ठीक है, आपको समझ में आया है? समझ में आया भाई? आई होप समझ में आया होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा केस स्टडी। 2 केस स्टडी अभी तक मैंने आपको सॉल्व करा दी है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने तीसरे केस स्टडी पे। क्या बोला तीसरे केस स्टडी में इसने कि द फिगर आर ब्रिज। अच्छा, इसमें दिखा नहीं है कि एक फिगर बना हुआ ब्रिज की तरह, ये वाला बन रहा, एक फिगर बना हुआ किसकी तरह, ब्रिज की तरह। तो द फिगर शो ब्रिज विथ हैंगिंग वायर शो ए मैथमेटिकल शेप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये कैसा ग्राफ बन रहा है, ये एक डाउनवर्ड पैराबोला की तरह बन रहा है। तो डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। ठीक है, इसका तो यही ग्राफ है। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है इसमें। नेम द शेप ऑफ द हैंगिंग वायर। तो जो हैंगिंग वायर है इसका शेप का नाम क्या है, इसके शेप का नाम क्या, क्या लीनियर था, नहीं, क्या स्पाइरल है, नहीं, पैराबोला, ये मैंने बताया था। नाम पूछे पैराबोला में कौन सा, तो डाउनवर्ड पैराबोला था। ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल शो इन द फिगर। जो फिगर में जो आपको वो बनाए हुए थे, जो डायग्राम बना हुआ था, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ax² + bx + c। ये तो क्यूबिक होगी। ये कौन सी आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल, ये कौन सा होता है आपका लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, और ये कौन सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, zeros of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of a polynomial is equal to number of point where the graph of polynomial। अगर हमारे पास इसने बोला है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ पॉइंट पे, जितने हमारे पास ग्राफ पे पॉइंट आते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आते हैं। तो ये केस में कब आते हैं, जब एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस को कट करता है तभी तो हमारे पास उस पॉइंट पे उतने क्या आते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, या उसके उतने सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस को जो कट करेगा। रिप्रेजेंट ऑफ हैंगिंग वायर ऑन द ब्रिज whose sum of zeros is, sum of zeros कितना दिया हुआ है, -3। sum of zeros के मतलब है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 5। ठीक है, अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताई थी कि अभी इसमें पहले भी कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है यहाँ पे 5 = 0। तो इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे k भी लगता है। k का मतलब होता है यहाँ पर k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। k को जीरो को छोड़कर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगी x² माइनस प्लस का 3x और प्लस का 5 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्या है तो k x² सारा प्लस में आ रहा है, x² प्लस वाला ये नहीं है, -3x आ रहा है, तो ये होता है, ये कौन सा, ये भी प्लस का है ना, हाँ ये नहीं होगा, तो D फॉर दिल्ली, ये हो जाएगा आपका D। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ग्राफ कैसा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या स्ट्रेट लाइन था, नहीं, स्ट्रेट लाइन तो किसका होता है, लीनियर का। सर्किल था, नहीं। क्या इलिप्स था, नहीं, इलिप्स आप 11th क्लास में पढ़ोगे, इस तरीका से इलिप्स बनता है, वो इलिप्स का कुछ अलग सा शेप बनता है। ठीक है, तो क्या था, ये एक पैराबोला था। ओके, चलिए ये वाला आपका हो गया थर्ड, कौन सा, ये हो गया हमारा थर्ड केस स्टडी। थर्ड वाला थोड़ा आसान था। अब पढ़ते हैं हम लास्ट केस स्टडी पे। ये अच्छा केस स्टडी वाला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से। तो इन ए पूल एट एन एक्वेरियम, एक पूल में, जो एक्वेरियम मतलब जैसे वाटर वगैरह जो भरा होता है लिक्विड, तो एक डॉल्फिन जंप करती है आउट ऑफ द वाटर ट्रेवलिंग एट ए 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि एक पर सेकंड का मतलब है कि यहाँ पर 1 सेकंड में वो 20 सेंटीमीटर की दूरी तय कर देती है। यानी कि जब जैसे पानी है, इस पानी से इसने छलांग लगाई यहाँ पे, तो इसने पूरी ये एक सेकंड में 20 सेंटीमीटर कवर कर दिया। इसका मतलब ये सेंटीमीटर पर सेकंड का जो इसने डिस्टेंस कवर करी, वो डिस्टेंस इसने कवर कर दी कितना, 1 सेकंड में 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है। ठीक है, हाइट एबव द वाटर लेवल लेफ्ट t सेकंड। तो ये क्या था, जो हाइट थी ये वाटर से जो लेवल थी वो t सेकंड में करी, t सेकंड में। ठीक है, t सेकंड में इज द गिवन pt। तो ये पोलिनोमियल गिवन है आपके पास, pt = 20t - 16t²। ये एक पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, pt क्या थी, ये क्या थी आपके पास, एक डिस्टेंस थी t से। तो ये जब ये जंप मारेगी, क्या फिश जब मारेगी पुल से, तो जंप तो इसी तरीके से ग्राफ में जाएगा। और ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा पैराबोलाइक। और कौन सा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है। तो ये इस तरीके से एक शेप लेगी। ठीक है, और ये 1 सेकंड में 20 सेंटीमीटर की दूरी तय कर देती है। चलिए अभी इसको करते हैं क्वेश्चन आंसर्स।
समझ में आया। तो पी टी इक्वल टू क्या था, 20t माइनस 16t²। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन आंसर दे। देखो कौन से क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी टी इक्वल टू, ये आपको जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालने इस वाले इक्वेशन के। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल में अभी बता के आया था कि पी टी इक्वल टू क्या रखोगे आप, इक्वल टू जीरो ऑफ पोलिनोमियल रखोगे तो ये हो जाएगा 20t माइनस 16t² और पी टी जीरो जब पोलिनोमियल तो पी टी की वैल्यू क्या रख ली हमने, 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4t कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, हाँ t आ जाएगा, माइनस का 4 4 जा 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो एक तो वैल्यू t की क्या आ जाएगी कि 4t इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू एक तो आ गया हमारे पास 0 इस वाले से, और इससे क्या आ जाएगी, इससे आ जाएगी कि 5 माइनस 4t इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो t की वैल्यू हो जाएगी 5/4 सेकेंड, ठीक है। ये t की वैल्यू हो जाएगी 5/4 सेकेंड। तो ये क्या पूछे थे इसने पूछे थे नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आगे इसके, 2। एक तो आया t इक्वल टू 0 और एक आया t इक्वल टू 5/4, ठीक है। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5/4। सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट, ये कौन से टाइप का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा था, जो अभी हमने उसका देखा था फिश का देखा था ना। तो फिश कैसे जा रहे थे वो, ऐसे तो भाई ऐसे तो जा नहीं रही थी, ऐसे तो कभी फिश ऐसे तो है नहीं कि पहले नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ये दो तो वैसे ही कट गए। तो आपको कंफ्यूजन होती है इन दोनों में कि हमने टी की वैल्यू 2 निकाली थी, एक तो 0 आई थी और एक टी की वैल्यू 5/4 आई थी। ये दो वैल्यू यानी कि इसके 0 आए थे, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ था उसके 2 0 आए थे, तो 0 एक 5/4, तो 0 और 5/4 यहाँ पर है। लेकिन ये वाली जो हाइट है ना, ये ऐसे नहीं गई, हाइट इसकी है 5/4, यहाँ पे नहीं आएगी, हाइट आएगी यहाँ पे 5/4। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये हाइट होगी आपकी 5/4 पूरी यहाँ से यहाँ तक, ना कि बीच में आपकी हाइट आएगी 5/4, ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एच, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू क्या आएगी एट टी इक्वल टू 3/2। टी की वैल्यू अगर 3/2 गिवन है, जो कि इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन क्या थी 20t, ये थी हमारे पास क्या थी भाई, याद नहीं आ रहा मुझे क्या थी, 20t माइनस 16t², हाँ ये थी, ये इक्वेशन थी कि पी टी इक्वल टू, ये इक्वेशन है 20t माइनस 16t²। ये बोल रहा है कि अगर t की जगह में 3/2 रखता हूँ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, तो h की वैल्यू क्या होगी, तो h की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो ये क्या था ht, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, क्या वैल्यू पुट करता हूँ, t की इक्वल टू कितना है 3/2, तो h 3/2, तो इसकी हाइट आ जाएगी कितना 20 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 16 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 3/2 रखूंगा t की जगह, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 10, तो 10 3 जा 30 माइनस 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो h जो हाइट आई उसकी कितनी आई 3/2 पर माइनस का 6। -6 से क्या मतलब है, -6 से मतलब है कि हमारे पास जो हाइट आ रही थी वो क्या हो रही थी, एक बार जाने के बाद वो नीचे की तरफ घट रही थी। ऐसी तो आ रही थी भाई, जो फिश थी, फिश हमारे पास यहाँ से छलांग लगाई तो इसके बाद वो नीचे की तरफ भी तो आ रही थी, तो उसकी हाइट जो होगी वो -6 क्या थी सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और में भी है, कोई सही करना था वैसे और वाला भी करा देता हूँ कि हाउ मच द डिस्टेंस हैज बीन डॉल्फिन कवर, डॉल्फिन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी बिफोर द हिटिंग द वाटर लेवल अगेन, यानी कि जैसे डॉल्फिन यहाँ पे वाटर था, ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, यहाँ से डॉल्फिन ने कूदना शुरू करा, यहाँ से जब डॉल्फिन कूदी तो यहाँ पे आने से पहले ये वाली और ये वाली पूरी डिस्टेंस क्या पूछा, हाउ मच डिस्टेंस हैज डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन, वापिस से वाटर लेवल के द्वारा यहाँ पे यहाँ तक जो आई वो कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी। अच्छा वो 1 सेकंड में कितनी चल रही थी, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी 1 सेकंड में, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इंटू
टाइम। तो उसकी जो स्पीड थी, अच्छा वो डिस्टेंस नहीं थी जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, वो क्या थी, स्पीड। स्पीड क्या थी उसकी, 1 सेकंड में कितनी जा रही थी, वो 1 सेकंड में 20 सेंटीमीटर जा रही थी। कि उसकी जो स्पीड थी ना, वो स्पीड यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड थी 1 सेकंड में कितनी जा रही थी, 20 सेंटीमीटर। और टाइम कितना ले रही थी, 5/4। यही तो मैंने पता निकाला था भाई, टाइम दो निकाले थे, एक तो 0 आया था t=0, एक 5/4, तो 4×5 = 20, 5×5 = 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करी जब उसने पानी से ऊपर से छलांग लगाई और पानी को दोबारा यहाँ से हिट करने तक जो पूरी डिस्टेंस कवर करी, ये 25 सेंटीमीटर थी। ठीक है, जो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड उसमें गिवन था वो उसकी स्पीड थी। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला वो इसकी स्पीड थी। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 1 सेकंड वो 20 सेंटीमीटर की स्पीड से चल रही थी, यानी कि इसकी जो वो थी स्पीड थी। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसी के साथ हमारे कितने केस स्टडी करा दिए, आई थिंक मैंने 4 केस स्टडी करा दिए आपके ऑन 30 मिनट्स में। ठीक है, तो ये आपके पॉलिनोमियल के अच्छे जितने भी लेवल के केस स्टडी बन सकते थे वो सारे मैंने करा दिए। ठीक है, मैं हर एक चैप्टर के केस स्टडी कराता हूँ। जिस भी बच्चे ने इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइबर नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।